हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो गॉस लॉ का एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चंस भी कर लिए थे, बस कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स रह रहे थे इसमें, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो है वो ये है कि गॉस लॉ के हेल्प से एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। आपको मालूम है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है 1/4πε0 Q/r²। उसको जब हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस करा था तो हमने कूलम्स लॉ के हेल्प से इसको डिराइव करा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि गॉस लॉ के हेल्प से इसको डिराइव करिए, ये जो एक्सप्रेशन आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर जितने भी एप्लीकेशंस करेंगे उसमें शुरुआत के 2-3 स्टेप्स बिल्कुल कॉमन रहेंगे, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अगर आप एक ही एप्लीकेशन समझ गए तो आप सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से, एटलीस्ट ये जो थ्योरी है इसकी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये बोर्ड में 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में अल्टरनेट ईयर्स पे आता रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने लिख दिया कि एक्सप्रेशन हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां से स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट चार्ज है +Q, ठीक है। और यहां से मान लेते हैं P पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो सबसे पहले जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, क्या करते हैं वहां पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पर क्या करिए आप, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए। तो अलग अलग टाइप के गॉसियन सरफेसेस होते हैं और वो गॉसियन सरफेस हमारा उस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि गॉसियन सरफेस हमें ऐसा चूज करना है कि वो उस चार्ज के अराउंड वो गॉसियन सरफेस कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए P पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड निकालना है तो P पॉइंट पे मैं सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा और सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूं R रेडियस का, ठीक है। एक मैंने स्फीयर ड्रॉ कर लिया R रेडियस का, सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस मेरा कैसा है, यहाँ पर इस केस में मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो हो गया बेटा स्फेरिकल यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ पर, अब देखिए गॉसियन सरफेस हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस R है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये चार्ज +Q यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा होता है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव ड्रॉ कर रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव होती है, ठीक। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। और हमें मालूम है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर ये इस पॉइंट पे देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे यहां पर पूछी जाए तो आप ऐसे बना लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए तो आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना लोगे, ठीक है। देखिए आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है रेडियली आउटवर्ड्स होती है। अब क्या करना है, हमें इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, देखिए अप्लाइंग गॉस लॉ। अगर आप यहां पर गॉस लॉ अप्लाई करें तो आप क्या करोगे, देखो आपको मालूम है कि फ्लक्स जो होगा क्लोज्ड सरफेस का वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ d∅। और ये इंटीग्रेशन आपको मालूम है यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल होता है और इसको हम लिख सकते हैं E.ds, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं Q enclosed अपॉन ε0, Q enclosed या फिर Q inside अपॉन ε0। ये आपको मालूम है स्टेप। सारे डेरिवेशंस में ये पहला स्टेप कॉमन है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर हमें। अब आप देखो ds क्या है, ds जो है एक्चुअल में एरिया वेक्टर है। एलिमेंट एक हम लेंगे गॉसियन सरफेस पे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उसका एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, आपको मालूम है। मान लीजिए यहां पर हमने एक एरिया वेक्टर लिया P पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली वो एरिया वेक्टर जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये ठीक। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहा होगा, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो रहा होगा वो ऐसे रहा होगा, या आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ रहा होगा, ds वेक्टर, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर एरिया वेक्टर ले लो कोई सा, तो ये एरिया वेक्टर ds वेक्टर ऐसे लोगे तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, देखो ये हो जाएगा ds वेक्टर। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कोई एरिया वेक्टर ले लो, तो यहां पर आप जब एरिया वेक्टर लोगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, ds वेक्टर यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको, यहां पर एक बात आपको बहुत साफ साफ दिख रही है इस फिगर से कि जो भी एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, आप कहीं पर भी इसको लीजिए, सिमेट्री की वजह से ऐसा हो रहा है। आप कोई भी पॉइंट लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां डॉट प्रोडक्ट है, तो देखो इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज आ जाएगा। ये E.ds को आप लिख सकते हो E.ds ऑफ cos थीटा, और इसको आप लिख सकते हो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। देखो ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज कौन सा है, +Q। तो आपने लिख लिया +Q अपॉन ε0। अब आप देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर थीटा जो है वो 0 है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर भी थीटा 0 है,
और यहां पर भी थीटा 0। इसका मतलब हर पॉइंट पे थीटा जो है वो 0 है, तो आप इसको लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्या करते हैं आमतौर से लोग, फटाफट जो है नेक्स्ट स्टेप में ई को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो ई को अगर हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे तो सवाल तो ये है कि भाई आखिर बाहर क्यों निकाल रहे हो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से? अगर वो कांस्टेंट होगी तो ही बाहर निकालो। इंटीग्रेशन में जब आप इंटीग्रेट कर रहे होते हो तो आप एक चीज को बाहर निकाल लेते हो। वो कब बाहर निकालते हो? जब वो कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है मान लो 2dx, तो आप क्या करते हो, 2 को बाहर निकाल लेते हो, फिर इंटीग्रेशन dx का करते हो। क्यों बाहर निकाला आपने? क्योंकि 2 कांस्टेंट था। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हर जगह देखोगे डेरिवेशन में क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगले स्टेप में ऐसे लिख देते हैं। हम भी लिख लेंगे, देखो अब हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि भाई आखिर तुमने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों निकाला इंटीग्रेशन के? तो इसका रीजन ये है कि ड्यू टू दिस सिमेट्रिकल नेचर ऑफ द गॉसियन सरफेस, मान लीजिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकली सिमेट्रिकल। आप देखो यहां पे अगर आप बैठो तो भी आपको सेंटर वैसे ही दिखेगा जैसे कि अगर आप यहां पर बैठ करके देखो तो भी सेंटर दिखेगा। चाहे आप यहां पर बैठ करके सेंटर को देखो तो भी वैसे दिखेगा, यहां पर बैठ को देखो, ओविंग टू दी सिमेट्रिकल नेचर ऑफ द गॉसियन सरफेस। मतलब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पर निकालो तो भी वही वैल्यू आनी है, यहां पर निकालो तो भी वही आनी है, यहां पर भी निकालो तो भी वही आनी है, यहां पर निकालो तो भी वही आनी है, यहां पर निकालो तो भी वही आनी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गॉसियन सरफेस पे कहीं पर भी ले लो, क्योंकि आपने गॉसियन सरफेस इस हिसाब से लिया है कि कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉसियन सरफेस पे तो उसकी वैल्यू हर जगह सेम आनी है, मतलब कांस्टेंट आनी है। और अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकल जाएगी। ये इसका रीजन है। ठीक है, the reason of electric field coming out of the integral sign is the constant nature of field। और बात यह है कि ये कांस्टेंट है क्यों? owing to the symmetrical nature, right? owing to the symmetry। ये कहीं लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा जल्दी कि क्यों भाई बाहर निकाल लेते हैं हम डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, अब आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, तो ऐसे छोटे छोटे डीएस क्या है एक्चुअल में? एरिया वेक्टर है, छोटे एलिमेंट्री एरिया का। तो ऐसे मैं स्फीयर पे बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दूं, डीएस डीएस लेता जाऊं, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा? ये मुझे अल्टीमेटली स्फीयर का मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। आप सोचो, इमेजिन करना, आप एक फुटबॉल है आपके पास, उस पर आपने एक छोटा सा सर्कल पे शेड करा, फिर आपने दूसरा सर्कल शेड करा, फिर आपने तीसरा सर्कल शेड करा, ऐसे पूरी फुटबॉल को आपने पेंट कर दिया, शेड कर दिया। तो आपको अल्टीमेटली क्या शेड करा? आपने स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया शेड करा। ठीक है, तो दिस विल बी गिविंग यू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? इट इज कमिंग आउट टू बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एंड दिस result has already been derived by us in the earlier class with the help of Coulomb's law। यहां हमने ये डिराइव करा with the help of Gauss law। देखिए रिजल्ट वही है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहां पर जो है आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये हमारा ये डेरिवेशन है पहला वाला, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो ये हमारा पहला डेरिवेशन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का। अब हम सेकंड डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड डेरिवेशन, है ना, गॉस लॉ का सेकंड डेरिवेशन। बिल्कुल सिमिलर ही होना है, कोई बिल्कुल फर्क नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेशन जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, या फिर इसे हम कह सकते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। ठीक है, दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं। ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये आपको गिवन है, राइट? तो आपको क्या करना है,
इस वायर के वजह से, जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस वायर के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट सर्टेन डिस्टेंस आर। मान लेते हैं ये हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ ऐसी है, इंफिनिटी तक जा रहा है, और इस वायर पे आपने क्या करा, पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी ले ली, मतलब वायर को आपने पॉजिटिवली चार्ज करा हुआ है किसी प्रोसेस से, किसी तरीके से, ठीक है, ठीक है, और उस वायर से आर दूरी पर एक पॉइंट हमने लिया है, पी नाम दिया उसका, ठीक है, वायर से आर डिस्टेंस पर, ठीक। अब आपको इस वायर की वजह से पी पॉइंट पर आपको क्या करना है बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो फिर से हम वही करेंगे, वही स्टेप हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस है, सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो इस लाइन चार्ज के अराउंड एक हम सिलेंडर ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा गॉसियन सरफेस बन रहा है, ये लाइन चार्ज के अराउंड हमने क्या करा, एक सिलेंडर यहां पर ऐसे ड्रॉ करा, देखो आप देख रहे हो, ये सिलेंडर हमने ऐसे ड्रॉ करा है यहां पर, इस सिलेंडर का रेडियस आपको दिख रहा है आर, और हम इस सिलेंडर की इतनी लेंथ हम कंसिडर कर ले रहे हैं, और इस लेंथ की वैल्यू को हम कह रहे हैं एल। हालांकि ये लाइन चार्ज तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, ये वायर तो जा रहा है, बट हमने एक वायर का पोर्शन ले लिया इतना, ठीक है, और उस वायर के पोर्शन की लेंथ जो हमने ले ली है बच्चों, वो ले ली है एल, ठीक है, और इस वायर का रेडियस जो है, मतलब सिलेंडर का जो हम एज्यूम कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, उसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर हमने ले लिया, ये देखो ये हमने गॉसियन सरफेस ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, और गॉसियन सरफेस जो है यहाँ पर हमारा सिलेंडर है, ठीक है, गॉसियन सरफेस जो है यहाँ पर क्या है सिलेंडर है, ठीक है। तो वही सेम स्टेप आपको रिपीट करना है फिर से। देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए फिर से वही पहला अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अगर हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम गॉस लॉ यहां पर अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, जो गॉसियन सरफेस का फ्लक्स है उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सिलेंडर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मालूम है, ये स्टेप हमारा चलता रहता है, ठीक है। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे इस वायर के वजह से, मान लीजिए, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पूछो तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, ठीक। अगर आपसे यहां पर पूछी जाए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, यहां पर पूछी जाए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पर एक एरिया वेक्टर थोड़ा सा कंसिडर करूं डीएस, तो इसका भी एरिया वेक्टर यही होगा, अवे आउटवर्ड नॉर्मल। अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर मान लीजिए कंसिडर करूं तो इसका एरिया वेक्टर यहां होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी। अगर मैं इस वाले सरफेस का देखो, सिलेंडर का ऊपर वाला सरफेस, इसको कह लेते हैं हम चलिए सरफेस नंबर 1, और बॉटम वाले को हम लोग कह लेते हैं सरफेस नंबर 2, ठीक है, और कर्व्ड सरफेस को हम कह लेते हैं सरफेस नंबर 3। ये हमारा सरफेस नंबर 3 हो गया, कर्व्ड सरफेस। तो अब देखिए सरफेस नंबर 1 जो है सिलेंडर का, वो सर्कल है, तो सर्कल का आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा बच्चों वो ये होगा, ठीक है। और बेस जो है ये भी देखो सर्कल है, तो इसका सरफेस नंबर 2, इसको S2 कह सकते हैं मान लीजिए, तो इसका भी एरिया वेक्टर अगर आप देखोगे तो इसका भी एरिया वेक्टर नीचे है। इलेक्ट्रिक फील्ड सब में ऐसी है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड जा रही है ना, वायर से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वायर से ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ। अब आप देखिए यहां सरफेस नंबर 2 पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90, सरफेस नंबर 1 पे भी एंगल 90, लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है सरफेस नंबर 3, वो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल कितना 0, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। तो जब मैं फ्लक्स लिखूंगा यहां पर, तो मैं लिखूंगा फ्लक्स सरफेस नंबर 1 का, जिसको मैं टॉप कह रहा हूं, फिर मैं लिखूंगा फ्लक्स सरफेस नंबर 2 का, जिसको मैं बॉटम कह रहा हूं सिलेंडर का, और फिर मैं लिखूंगा फ्लक्स कर्व्ड सरफेस का सिलेंडर के, ठीक है, फ्लक्स ऑफ द कर्व्ड सरफेस, और इसको मैं लिखूंगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए टॉप का फ्लक्स जो है वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा यहां पर 90 है, तो बॉटम का भी फ्लक्स 0 होगा क्योंकि थीटा 90 है, और कर्व्ड का सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो देखो वैसे ही लिखेंगे हम, ई डी एस कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू Q
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को लिखेंगे हम क्यू इनक्लोज, ठीक है। सेम चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगी, डीएस बचेगा हमारा, तो डीएस यहां पर हमें क्या देगा, देखिए क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डीएस जो देगा यहां पर आपको सिलेंडर का, देखो ये डीएस कहां से आ रहा है, कर्व्ड सरफेस से आ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस को जब इंटीग्रेट करोगे तो तुमको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, एच मतलब यहां पर सिलेंडर की हाइट एल, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, देखिए क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और एल आ रही है, ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड। एक तो ये फॉर्मूला है अगर चार्ज गिवन हो आपको इतने हिस्से पे, बट जनरली क्या करते हैं हम इसको हम फर्दर लेकर के जाते हैं। एक काम करिए, आप फिलहाल इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब देखिए इस स्टेप को आगे लेकर के जा रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल और Q इनक्लोज्ड। अब देखिए क्वेश्चन में चार्ज नहीं गिवन था, अभी जो हमने स्टेप लिखा था उसमें चार्ज नहीं गिवन था, उसमें जो गिवन था वो लैम्डा गिवन था, तो लैम्डा को आप लिखते हैं चार्ज अपॉन लेंथ। तो Q इनक्लोज्ड हमें कितना चाहिए, Q इनक्लोज्ड हमें चाहिए भाई इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, तो देखो ये चार्ज आ रहा है हमारा, इस वायर पे जितना चार्ज होगा यही चार्ज आ रहा है, तो इस वायर के चार्ज को जो सिलेंडर के अंदर है उसको आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू द लेंथ ऑफ द वायर, और लेंथ ऑफ द वायर कितना है, वो सिलेंडर की लेंथ है एल, तो हम Q को लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो Q को हम लिख लेंगे लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर से इनवर्स रिलेशन पे है, मतलब पॉइंट जितनी दूर होगा आर की वैल्यू उतनी बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी छोटी होगी, और पॉइंट जितना करीब होगा आर की वैल्यू उतनी छोटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है, हमें मालूम है कि जब इनवर्स वेरिएशन हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं अगर डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर वर्सेस अगर मैं डिस्टेंस बनाऊं तो नेचर कैसा आना है आप सबको समझ में आ चुका है, वो यही आना है, और वो नेचर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये हमारा रिजल्ट है जो हमें डिराइव करना था, और इससे हमने क्वेश्चंस कई सारे करे हुए, ठीक है। तो यहां तक हमारा डेरिवेशन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये डेरिवेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहां तक ये डेरिवेशन है। चलिए थर्ड डेरिवेशन हम देखते हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा 2 डेरिवेशन कंप्लीट हो गए। थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ठीक है, शीट की वजह से निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ये प्योर मैथमेटिक्स है, इनमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था ई डॉट डीएस वाला, और आपको समझ में आ गया कि वो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो एप्लीकेशन नंबर 3 जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, प्लेन शीट। देखिए ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब चार्ज अपॉन एरिया दिया हुआ यहां पर, ठीक है। अब देखिए ये शीट है हमारी, जैसे दिस इज अवर शीट, और इस शीट पे कुछ चार्ज है, वो चार्ज ये देखिए, ठीक। इस शीट से P डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और आपको मालूम है ये शीट जो है, ये शीट यहां इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है,
ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमें क्या करना है, हमें फिर से एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होती है वहां पर गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो हमने क्या करा, इस शीट के पैरेलल ऐसा हमने क्या करा, एक इस टाइप का गॉसियन सरफेस लिया। देखो ठीक है, ऐसा ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। ये गॉसियन सरफेस है हमारा, ठीक, ये शीट है। इसका नेम अगर हम कर लें तो इसको ABCD कह लेते हैं हम, ठीक है, और इसे हम क्या लेते हैं EFGH। अब आप देखो, आपको चार्ज खाली शीट के इस हिस्से पे दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, चार्ज इसके बैक पोर्शन भी होगा जो बोर्ड के अंदर है, जो हमें नहीं दिख रहा, ठीक है, और वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो देखिए आप अवे फ्रॉम द पॉजिटिव बनेगी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो चार्ज हमें नहीं दिख रहा है उसके वजह से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, राइट। अब देखो, एक अल्टीमेटली ये गॉसियन सरफेस जो आपको दिख रहा है ये क्यूब की तरह दिख रहा है, इसको पैराबोलाइड भी बोलते हैं, पैरेललोपाइड भी बोलते हैं, पैरेललोपिपेड, ठीक है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है इस केस में, ठीक। अगर मान लीजिए गॉसियन सरफेस का एरिया A है, मान लेते हैं एरिया जो है गॉसियन सरफेस का वो A है, एरिया ऑफ फेसेस, जितने भी फेसेस हैं उनका एरिया A है, ठीक है, राइट वाले का A, लेफ्ट वाले का A, टॉप का A, बॉटम का A, फ्रंट का A और बैक का A, बेसिकली क्यूब मान लो आप इसको, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आपने गॉसियन सरफेस बना लिया, फिर से वही स्टेप है, देखो क्या स्टेप है भाई, स्टेप नंबर 1, फ्लक्स फाई जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मालूम है आपको। तो यहां पर जो फ्लक्स लिखोगे, देखो किस किस के लिए लिखोगे, एक तो टॉप सरफेस के लिए लिखोगे, ठीक, एक आप बॉटम सरफेस के लिए लिखोगे, ठीक है, एक आप लेफ्ट सरफेस के लिए लिखोगे, ठीक, एक आप लिखोगे राइट सरफेस के लिए, लेफ्ट हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, राइट हो गया, और एक हो गया फ्रंट के लिए, और एक हो गया बैक सरफेस के लिए, ठीक। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। अब देखो आप टॉप सरफेस के लिए जो बेटा फ्लक्स है, टॉप सरफेस का फ्लक्स 0 होना है, क्योंकि थीटा 90 होगा टॉप सरफेस पे, देख सकते हो आप, टॉप सरफेस का फ्लक्स ये है, एरिया वेक्टर इसका इधर है, ये देखो ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर हमको 90 दिखा। इसी तरीके से बॉटम का ये एरिया वेक्टर है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपको 90 दिखा। इसी तरीके से ये देखो फ्रंट वाला, फ्रंट का एरिया वेक्टर ये है, देखो फ्रंट वाले फेस का एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, तो ये एंगल 90 है। बैक में देखो, बैक का एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो खाली जो फ्लक्स बन रही है वो इस वाले फेस से बन रही है और इस वाले फेस से बन रही है, वो चेक करते हैं कैसे, देखिए बाकी सारे फेसेस की फ्लक्स 0 होनी है, टॉप की भी 0 होनी है, बॉटम की भी 0 होनी है, लेफ्ट की भी 0 होनी है, सॉरी लेफ्ट की नहीं, फ्रंट की भी 0 होनी है, बैक की भी 0 होनी है, खाली लेफ्ट और राइट की बनेगी। तो लेफ्ट के लिए देख लेते हैं और राइट के लिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट की अगर हम फ्लक्स देख लें तो आप देखोगे लेफ्ट और राइट की जो फ्लक्स होगी वो होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो लेफ्ट और राइट की फ्लक्स होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो क्या लिख सकते हो आप इसको, लेफ्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, देखो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनका कॉस थीटा है, कॉस 0, EDS कॉस 0, ये लेफ्ट के लिए होगी, ठीक। राइट के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इन दोनों का भी हो जाएगा EDS कॉस 0 और ये हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, यहां पर भी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन EDS, कॉस 0 1 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टू ई बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डीएस। अब आप देखो डीएस जो है इस पे छोटा सा एलिमेंट है, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरा फेस मिलेगा। तो पूरा फेस का एरिया कितना दिया है भाई आपने, पूरे फेस का एरिया आपने ई माना है, ए माना है, तो ई बाहर निकल जाएगा देखो यहां पर, तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, ए दे देगा, ठीक है। अब देखो चार्ज तो गिवन नहीं है, तो जब चार्ज गिवन नहीं है लेकिन सिग्मा गिवन है, तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, राइट। तो चार्ज को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एरिया, तो आपने लिखा सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये स्टेप तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है इनफाइनाइट शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मजे की बात इसमें यह है कि आप देखो यहां पर दूरी नहीं आई फॉर्मूले में, कहीं आर नहीं आया, मतलब पॉइंट पी शीट के बहुत पास हो तो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और पॉइंट पी अगर शीट से दूर हो तो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस आर। और जब आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई चीज अगर आर पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ आएगा अगर वो डिपेंड नहीं कर रहा तो कांस्टेंट है इसका मतलब, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा आता है। और इस ग्राफ में जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ है किसके लिए, शीट के लिए, और ग्राफ का नेचर ऐसा आता है, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए यहीं तक है, बस अब हमारा एक लेक्चर रह रहा है शेल की वजह से, तो शेल का देख लेते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इसको आप समझ चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या डिराइव करा, हमने इनफाइनाइट वायर का देखा, शीट का देखा, और कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की थी गॉस लॉ की मदद से वो हमने देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, लास्ट एप्लीकेशन है उसमें, ठीक है। चलो थैंक यू।